क्या आप भी वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत मेज़ान बैंक से घर लोन की दरख्वास्त देना चाहते हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर गलत डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ लगा दिए जाएं, या तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं होगी या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं कि आप बेहतरीन तरीके से वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दे सकें, ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्मूथली प्रोसेस भी हो जाए और आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। तो इस सूरत हाल को कैटर करने के लिए आज की वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि अगर आप तनख्वाहदार हैं यानी कि सैलरीड पर्सन हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और अगर आपकी इनफॉर्मल इनकम है जैसे कि कोई फ्रीलांसर है वो ये घर लेना चाहता है, या फिर ऐसे अफराद जिनकी सैलरी उनको कैश में मिलती है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको क्या कागजात चाहिए होंगे, या फिर ऐसे छोटे मोटे प्रोफेशनल यानी कि जो उसको सेल्फ प्रोफेशनल्स कहते हैं, जैसा कि कोई डॉक्टर होता है वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे कोई टैक्स लॉ फर्म होती है वो होता है, या कोई ऐसा छोटा मोटा कारोबार जिसका कि बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं है, वो भी इसके लिए दरख्वास्त दे सकता है। तो उसको क्या कागजात चाहिए होंगे, तो ये भी आज की वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। तो वीडियो में जो रिपीटेशन होगी यानी कि इन सब के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स एक ही जैसे रिक्वायर्ड होंगी वो मैं एक ही दफ़ा में बता दूंगा, जबकि जब मैं इन तीनों को अलग-अलग से डिस्कस करूंगा तो वहां पर मैं सिर्फ जो नई चीज़ आएगी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो इसीलिए आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक गौर से देखना है ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस ना हो, और आपकी एप्लीकेशन अगर आप देना चाहते हैं तो वो आप अच्छे तरीके से मेज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर जमा करा सकते हैं। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। तो नाज़रीन करम, ये हम डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है ये सैलरीड सेगमेंट के लिए है, यानी कि ऐसे अफराद जो तनख्वाहदार हैं ये उनके लिए है। तो आप सब ने ज़रा गौर से देखना है। तो इसी के अंदर ही मैं सैलरीड सेगमेंट के अंदर जिनकी सैलरी उनके अकाउंट में आती है वो भी बता दूंगा, और जिनकी सैलरी उनको कैश में मिलती है मैं उनके बारे में भी बता दूंगा। तो लिहाजा आपने वीडियो को गौर से देखना है। तो यहाँ पर हम जब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को देखते हैं तो सबसे पहले है एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद CF अंडरटेकिंग। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म और ये CF अंडरटेकिंग जो है ये आपको बैंक ने प्रोवाइड करनी है। आपने उसके ऊपर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक का बंदा खुद ही उसको फिल कर लेता है। आपने सिर्फ पास उनके बैठकर जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है जो मांगे आपसे वो आपने उनको देते रहना है। ठीक हो गया। इसके बाद एक होती है प्रोडक्ट की फैक्ट शीट। इसके अंदर इस जो ये लोन होता है इसकी तमाम इस तरह के समझ लें कि टर्म्स एंड कंडीशन और बाकी सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ये भी एक प्रिंटेड फॉर्मेट ही होता है जो कि आपको बैंक का जो नुमाइंदा होगा वो आपसे साइन करा लेगा। ये सैलरीड क्लास में भी ऐसा ही होगा, आपकी जो बिजनेस क्लास है उसमें भी ऐसा ही होगा, और आपकी अगर इनफॉर्मल इनकम है यानी कि आप कैश में तनख्वाह ले रहे हैं या ऐसा कारोबार है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है या आप सेल्फ प्रोफेशनल है यानी कि, तो भी आपका ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आपने वैलिड CNIC ऑफ द एप्लीकेंट, जो दरखास्त गुजार है जो दरखास्त दे रहा है उसके शनाख्ती कार्ड की कापी देनी है जो कि एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। वैलिड का मतलब होता है कि वो एक्सपायर ना हो। ठीक है। एंड को एप्लीकेंट वेयर एप्लीकेबल। को एप्लीकेंट से मुराद ये है कि जैसे दो भाई मिलकर दरखास्त दे रहे हैं, या वालिद और बेटा मिलकर दरखास्त दे रहे हैं, या मियाँ बीवी मिलकर दरखास्त दे रहे हैं, इसके अंदर 4 एप्लीकेंट हो सकते हैं। तो अगर आप एक दे रहे हैं तो सिर्फ एप्लीकेंट अपनी CNIC कॉपी देगा। अगर एप्लीकेंट के साथ को एप्लीकेंट भी है तो वो को एप्लीकेंट जो है उसके भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपने देनी है जो कि वैलिड हो यानी कि एक्सपायर ना हो। 1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट। अगर आप दरखास्त गुजार एक है तो वो अपना जो कलर एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो दे देगा। अगर को एप्लीकेंट भी मौजूद है तो को एप्लीकेंट भी उसकी पासपोर्ट साइज फोटो की कॉपी दे देगा। अच्छा, यहाँ पर यह है कि ये अभी तक जो मैंने ये 4 आपको चीज़ें बताई हैं ये तमाम यानी कि तरह के एप्लीकेंट हैं, सबके लिए रिक्वायर्ड होंगी। अंडरटेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम होम ओनर। ये अंडरटेकिंग जो है ये आपने देनी है। ये आप बेशक सैलरीड क्लास हैं, आप बिजनेस सेगमेंट में हैं या इनफॉर्मल इनकम है, तो ये तीनों सूरतों के अंदर, या आप NRP हैं, ये आपने तीनों सूरतों में देनी है कि अंडरटेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम होम ओनर। आपका यानी कि ये जो घर जो आप ले रहे हैं या बना रहे हैं ये आपका पहला घर होगा जिसके आप मालिक होंगे। इससे पहले आप किसी घर के मालिक नहीं हैं।
अगर किसी भी तरह की वेरिफिकेशन में, रिकॉर्ड में, जैसा भी है आपके घर को निकल आता है आपके नाम के ऊपर, तो आपकी दरखास्त रिजेक्ट हो जाएगी। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। आगे आ जाता है जी प्रूफ ऑफ अलॉटमेंट, ट्रांसफर एंड द टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी मॉर्गेज्ड विद द प्रॉपर्टी केस। यहाँ पर लिखा ये हुआ है कि जो भी प्रॉपर्टी आप बैंक को देना चाह रहे हैं या जिसके ऊपर आप लोन लेना चाह रहे हैं, उसका आपने प्रूफ ऑफ अलॉटमेंट देना है। यानी कि कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर अलॉटमेंट होती है, वहाँ पर इंतकाल या इस तरह की रजिस्ट्रियाँ वगैरह नहीं होती, जैसा कि DHA हो गया या इस तरह की और कुछ सोसाइटीज़ हैं। तो वहाँ पे प्रूफ ऑफ अलॉटमेंट होता है, ट्रांसफ़र होता है और टाइटल डॉक्यूमेंट। टाइटल डॉक्यूमेंट के अंदर फ़र्द मलकियत भी हो सकती है जो प्रॉपर्टी की होती है, तो वो आपने मॉर्गेज बैंक को करानी है, तो वो होनी है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट ये है कि बैंक वाले अक्सर कस्टमर को इसी डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर या इसी पॉइंट की बुनियाद पर रिजेक्ट कर देते हैं या परेशान थोड़ा सा करा देते हैं। तो आपने इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आप बना बनाए घर ले रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके नाम पहले से प्लाट मौजूद होता है और आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। समझ आ गई मेरी बात की? तो मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि आप हमेशा दरख्वास्त दें ही घर परचेज करने के लिए। समझ आ गई है? जब आप घर परचेज करने के लिए दरख्वास्त देंगे तो आपको किसी भी तरह का ये डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप में से कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि जी हमने तो बनाना घर है, क्योंकि प्लॉट हमारे पास है, तो हम कैसे फिर बना बनाया घर और जगह लें, तो दिस दैट। तो भाई सिंपल सी बात है, आप अपनी एप्लीकेशन में बना बनाया घर के लिए एप्लीकेशन दें। जब आपका लोन मंजूर हो जाए तो फिर उसके बाद आप बैंक को बताएं कि भाई प्लॉट मेरे पास पहले से मौजूद है, मैं इसके ऊपर अब कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं। तो फिर आपने उस वक्त प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। तो इस तरह आपको एप्लीकेशन के साथ ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराने पड़ेंगे। होप कि आपको ये समझ आ गई होगी जो मैंने आपको समझाया है। अब ये जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ एप्लीकेशन से लेकर प्रोडक्ट की फैक्ट स्टेटमेंट, CNA कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, आपका अंडरटेकिंग ऑफ फर्स्ट टाइम होम ओनर हो गया, और उसके बाद ये आपका जो नीचे आ गया प्रूफ ऑफ अलॉटमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन जो भी प्रॉपर्टी के हैं, तो ये आप सैलरीड क्लास हैं तब भी आप देंगे, आप बिजनेस क्लास हैं तब भी आप देंगे, अगर आपकी इनफॉर्मल इनकम है तब भी आप ये सारे डॉक्यूमेंट देंगे। ठीक हो गया। अब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ थोड़ी थोड़ी तब्दीली आनी शुरू होगी, तो आपने गौर से देखते रहना है और वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहना है। आगे है जी प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब क्योंकि हम सैलरीड क्लास देख रहे हैं तो यहाँ पर आ जाता है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी कि आपकी सर्विस को उसकी पहले आप साबित करें कि आप सर्विस में हैं और उसकी आपकी सर्विस कितना अरसा हो चुकी हुई है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एम्प्लॉयमेंट लेटर आप दे सकते हैं, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयर दे सकते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट लेटर क्या होता है, जो तो है अपना सैलरीड क्लास ऐसी जिनकी गवर्नमेंट सैलरी है, अगर आप पिफरा के थ्रू सैलरी आपको आती है और आपकी जो सैलरी स्लिप है वो आपको आपके ईमेल में मिल जाती है, तो वो बड़ी डिटेल्ड सैलरी स्लिप होती है। उसके अंदर आपकी यानी कि एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री तमाम होती है, यानी कि उसके अंदर आपका डेजिग्नेशन होता है, आपके एम्प्लॉयर का नाम भी होता है, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी होती है, ठीक है, आप कहाँ पर इस टाइम पोस्टेड हैं वहाँ का एड्रेस भी लिखा होता है, आपका सैलरी जिस बैंक अकाउंट में आती है आपका वो बैंक अकाउंट नंबर भी मेंशन होता है, आपकी तमाम सैलरी की डिटेल्स भी होती हैं और डिडक्शंस भी होती हैं। तो उस सूरत में तो आप बहुत ईजी हैं, आप सिर्फ वो सैलरी स्लिप भी दे देंगे तो आपका ये सारा काम हो जाएगा। लेकिन वो अफराद जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं उनको इस तरह की सैलरी स्लिप नहीं मिलती, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो उनके बैंक अकाउंट में आती है, तो वो क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयमेंट लेटर लिखवा देंगे, बनवा देंगे। यानी कि जिस इदारे में भी आप जॉब करते हैं वो अपने लेटर पैड पर लिख देगा कि मिस्टर फलां सन ऑफ फलां, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, वो हमारे पास एज जो भी आपका डेजिग्नेशन होगा, क्लर्क हैं, कैशियर हैं, आप जनरल मैनेजर हैं, ठीक है ना, जो भी आपका डेजिग्नेशन होगा वो लिखेंगे, इतने अरसे से हमारे पास जॉब कर रहा है और इनकी करंट सैलरी जो है वो ये है, ठीक है। इसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर, ठीक है, जिसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग से लेकर आपकी करंट जो जॉब चल रही है वो डेजिग्नेशन भी आ जाता है, आपकी करंट सैलरी भी वो मेंशन कर देते हैं और आपकी ड्यूरेशन ऑफ द जॉब भी मेंशन कर देते हैं। या तो ये एम्प्लॉयमेंट लेटर दे देंगे या फिर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आप दे देंगे, दोनों एक ही चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। या फिर कोई भी और ऐसा डॉक्यूमेंट दे देंगे जिससे आपकी जो है एक तो जॉब वेरीफाई हो जाए और आपकी दूसरा जो है उसकी लेंथ, जो आपकी सर्विस की लेंथ है वो वेरीफाई हो जाए। अंडरस्टैंड?
अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट चाहिए, सैलरी ब्रेकअप चाहिए, डिडक्शंस टू बी क्लियरली मेंशन्ड फॉर एग्जांपल। अब ये चीज़ जो मैंने पहले बताई है कि वो तमाम अफराद जिनकी सैलरी जो है वो उनके अकाउंट में आती है और वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, पिफ्रा के ज़रिए पिफ्रा की जो सैलरी स्लिप है वो इशू होती है, तो उसके अंदर ये तमाम डिटेल मौजूद होती है। यानी कि आपका सैलरी का ब्रेकअप होता है कि भी बेसिक सैलरी कितनी है, कौन सा अलाउंस कितना कितना अलाउंस है, फिर एंड में आपका टैक्स कितना कटा, या आपका बाकी जो प्रोविडेंट फंड वगैरह जो भी डिडक्शंस होती हैं वो भी मेंशन होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, कोई आपने ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें हों। तो जो गवर्नमेंट मुलाजमीन होते हैं वो जो पिफ्रा के ज़रिए जिनकी सैलरी पिफ्रा वाली होती है, तो वो करंट सैलरी स्लिप लगा देंगे, तो उनके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सेगमेंट तक का ये तमाम उनका चीज़ें पूरी हो जाएंगी। ठीक हो गया। अगर प्राइवेट जॉब है और आपको सैलरी स्लिप इशू नहीं होती तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट लेटर देंगे और उसके बाद आप करंट सैलरी स्लिप भी बनवा कर देंगे बैंक को। ठीक हो गया। करंट सैलरी स्लिप में बैंक अमूमन आपसे 3 सैलरी स्लिप लेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ तो आपने 3 सैलरी स्लिप देनी है लेटेस्ट, या फिर आपने सैलरी सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, कि भाई आपको अगर सैलरी स्लिप बाकायदा इशू नहीं होती तो फिर आपका जो एम्प्लॉयर है जिसके पास आप जॉब करते हैं वो अपने लेटर हेड पैड के ऊपर लिख देगा कि फलाम जो साहब हैं उनका शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, उनका डेजिग्नेशन ये है, ये मेरे पास जॉब कर रहा है और उसकी करंट सैलरी इतनी है, तो ये अपना वो एक सर्टिफिकेट बना देगा, तो आप ये सैलरी सर्टिफिकेट भी जमा करवा सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो सबको समझ आ गई होगी। आगे आता है जी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट विद सैलरी क्रेडिट्स। अब यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है कि आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है जिसके अंदर आपकी सैलरी आती है, और साथ ही आपने जिस यानी कि बैंक में आपका अकाउंट है वहां से अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनवा कर देना है। ठीक है, ये कंट्रा चेक हो जाता है। इसके अंदर ये होता है कि बैंक एक तो आपकी 6 महीने की स्टेटमेंट जो होगी वहां से वेरीफाई कर लेगा कि लास्ट 6 मंथ में आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में आ रही है, और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इसलिए लिया जाता है जिसके अंदर लिखा होता है कि आपका नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर और आपका जो अकाउंट ओपनिंग डेट है वो मेंशन होती है, और उसके साथ ये इससे क्या होता है कि आपका जो रिलेशनशिप है बैंक के साथ, यानी आपका अकाउंट 3 साल से, 5 साल से, 15 साल से, जितने सालों से भी चल रहा है, वो बैंक को पता लग जाता है कि भाई ये पुराना बंदा है और ये इतने साल से बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट जो है ये आपने देनी है जिसमें आपकी सैलरी आ रही होती है, और ये दोनों चीज़ें आपने उस बैंक के स्टाफ से साइन और स्टैंप ज़रूरी करानी है। अगर आप साइन स्टैंप के बगैर देंगे तो ज़ाहिर बात है मेज़ान बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या जो भी बैंक है जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा। तो लिहाजा आपने पहले ही इन चीज़ों को ख्याल में रखना है। अब यहाँ पर नीचे छोटा सा नोट है, तो इन नोट्स को भी आपने ख्याल करना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और जो बाकी चीज़ें हैं वो निकलवा कर रख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 60 डेज ओल्ड सैलरी स्लिप एंड द बैंक स्टेटमेंट मे बी एक्सेप्टेड। यानी कि आपकी जो सैलरी स्लिप है और जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और अगर वो किसी भी तरीके से 2 महीने पुरानी हो चुकी हैं तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर वो 30 डेज भी ओल्ड हो जाती हैं तो बैंक उसको नहीं लेगा। अंडरस्टैंड? वो आपसे दोबारा मांगेगा। अच्छा जी, ऑनलाइन एंड ई सैलरी स्लिप्स आर एक्सेप्टेबल विद पॉजिटिव वेरिफिकेशन। उसकी वेरिफिकेशन बैंक करेगा, ज़ाहिर बात है आपके इदारे से, कि वो आपने जो सैलरी स्लिप ऑनलाइन सैलरी स्लिप का प्रिंट निकाल के जमा करा दिया है तो क्या वो ठीक है कि नहीं है। वो बैंक का एक अपना सिस्टम है, बैंक उसके ज़रिए से उसको वेरीफाई कर लेगा। इसके बाद है जी ओरिजिनल सैलरी स्लिप ई स्लिप डज नॉट रिक्वायर्ड स्टैम्प और साइन। और अगर आपने कोई ओरिजिनल सैलरी स्लिप दे दी है तो वो जो है उसके ऊपर साइन वगैरह या स्टैंप वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो मोस्टली आप जितनी भी सैलरी स्लिप देते हैं वो बेसिकली आप प्रिंट निकाल कर देते हैं। सिस्टम में तो ओरिजिनल होती हैं, लेकिन जैसे आप प्रिंट निकालते हैं तो वो ब्लैक एंड वाइट हो जाती हैं, तो वो ज़ाहिर बात है फोटो कापी हो जाती है, तो वो साइन स्टैम्प मैंडेटरी होता है। लेकिन पिफ्रा की सैलरी स्लिप है तो वो वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर किसी भी और फॉर्मेट के ऊपर आपकी सैलरी स्लिप है तो वो आप अपने अकाउंट ऑफिस से वेरीफाई करा कर ही देंगे। तो यहाँ तक तो था जी सैलरीड क्लास, वो लोग जिनकी सैलरी उनके अकाउंट में आती है तो उनके लिए तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन तमाम होती है। तो आपने यहाँ तक की डॉक्यूमेंटेशन करके अपनी एप्लीकेशन दे देनी है, तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में आ जाएगी और इसके प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं हैं। अगर आप जैसे कि इनफॉर्मल इनकम है, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो आप कैश में ले रहे हैं और उसका कोई प्रॉपर बैंक अकाउंट नहीं है जिसके अंदर वो सैलरी का रिकॉर्ड मेंटेन हो, तो फिर आप क्या करेंगे। बाकी तो यह है कि जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको ऊपर बता दी है वो वैसे की वैसी रहेगी, उसके अंदर सिर्फ ये बैंक स्टेटमेंट और ये चीज़ें नहीं होंगी।
लेकिन उसके अंदर जो भी आप अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे उसकी स्टेटमेंट आप ले देंगे। तो यहाँ पर आगे क्या कहता है जी, इन केस ऑफ द कस्टमर इज एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू एक्सेस द कस्टमर बेस प्रॉक्सी इनकम रीपेमेंट्स सरोगेट्स फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, आपकी सैलरी आपको कैश में मिल रही है, यानी कि प्रॉपर कोई रिकॉर्ड मेंटेनेंस दिस दैट नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आप इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर में जब आपकी जो सैलरी स्लिप आपको कैश में मिल रही है उसमें आप ज़ाहिर बात है कि सैलरी सर्टिफिकेट जमा कराएंगे, या फिर उसमें बैंक क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो उससे आपकी कोई कॉपी मांग सकता है कि भाई आपने इनको सैलरी जो दी है इसकी कहीं ना कहीं रिसीविंग भी आपने ली होगी, रिकॉर्ड के ऊपर ही पास तो मेंटेन किया होगा ना कि मैंने फलां साहब को इस महीने की सैलरी दे दी है, तो हमें उसकी कापियां दे दें, वेरीफाई कर दें, ठीक है। तो बैंक बेसिकली वो सर्टिफिकेट चल रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ अब वो ज़ाहिर बात है कैश में ले रहा है, अब उसका रिकॉर्ड तो कोई नहीं है। अब एक बंदे की फर्ज करेंगे 30,000 रुपये कैश में वो सैलरी ले रहा है, अब वो 30,000 रुपये की जगह अगर वो एम्प्लॉयर से 50,000 रुपये का सर्टिफिकेट बना देंगे, अपने साहब को कह के भी मुझे 50,000 की सैलरी स्लिप बना दें, मैंने बैंक से लोन लेना है, क्योंकि 30,000 रुपये आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो बैंक ने बेसिकली इसको वेरीफाई भी करना है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट नीचे वाले चाहिए होते हैं। ये बेसिकली एक्सपेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपका कोई रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, यानी जिस घर में वगैरह में आप रहते हैं उसका रेंट एग्रीमेंट दे दे, रेंट पेमेंट डिक्लेरेशन वगैरह को हो सकती है, ये ओरिजिनल आप देंगे। यूटिलिटी बिल्स, बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल अगर आपके घर में वहाँ लगे हुए हैं तो उसकी कॉपी दे सकते हैं। तो बिजली का तो लाजमी होगा, तो बाकी अगर कुछ ना भी हो तो बिजली या गैस, ये 2 बिल तो मैंडेटरी तकरीबन ऑलमोस्ट होते हैं। इसके अलावा टेलको बिल की बात आ जाती है, तो टेलको बिल आजकल तो पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन वगैरह तो चलते ही नहीं है ना, तो आजकल तो प्रीपेड का दौर आ गया, तो ये आप रहने दें। स्कूल फ़ी चलान आप दे सकते हैं, बच्चों के जो स्कूल फ़ी चलान होते हैं वो आप दे सकते हैं, या कोई भी और वैलिड जो डॉक्यूमेंट एक्सपेंस का वो आप दे सकते हैं, जो कि बैंक जिसके ऊपर आपका कुछ इनकम एंड एक्सपेंसेस वगैरह का कोई हिसाब किताब कर सके, जहाँ आपकी जो है उसकी नेट इनकम निकाल सके, ताकि वो बैंक ये देखे कि आपको क्या कोई लोन मिल भी सकता है या नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है वो 20 या बहुत ही हद मार के 30 लाख तक हो सकता है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर की जितनी भी एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं उन लोगों की सैलरी ज़्यादा नहीं होती, बल्कि वो लो पेड सैलरीज होती हैं, और अगर 40,000 से कम है तो आप तो अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर 40,000 से ज़्यादा है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी वो खातिर खा इतना लोन नहीं मिलता, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर चल वही रहे होते हैं जिनकी सैलरीज कम होती हैं। तो यहाँ तक तो था सैलरीड क्लास का डॉक्यूमेंटेशन की बात, तो वो ये कर सकते हैं। और अगर आप NRP सैलरीड क्लास हैं तो भी आपने इसी तरह के ही डॉक्यूमेंट्स देने हैं। और उसके अंदर अप्लाई करने का मेरे से पूछा गया था कि अभी मैं अप्लाई कैसे करूं, मैं तो बाहर बैठा हूं सऊदी अरब वगैरह में, या दुबई में, या कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। तो आप जहां पर भी हैं कोई मसला नहीं है, आप एक को एप्लीकेंट बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर, जो आपका भाई हो सकता है, आपके वालिद हो सकते हैं, आपकी मिसिज हो सकती हैं, तो आप उनके साथ मिलकर वो आपके ब्याह पे यहाँ पर एप्लीकेशन जमा करा देंगी एज ए को एप्लीकेंट, तो आपका प्रोसेस हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, तो जी आगे हमारे पास आती है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन। यानी कि आप कोई डॉक्टर हैं, अपना कोई क्लिनिक चला रहे हैं, प्राइवेट अब जॉब वगैरह नहीं है आपकी, या आप कोई टैक्स लॉयर है वगैरह, जैसे प्रोफेशनल जो लोग होते हैं जो अपना प्राइवेट ऑफिस मेंटेन कर रहे होते हैं, आप वो हैं, या आप कोई बिजनेसमैन है, कोई छोटी मोटी आपकी दुकान है, जनरल स्टोर है, ठीक है ना, आयरन स्टोर है, किसी भी तरह का कोई बिजनेस है, तो आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी। तो यहाँ पर तो वो सेम डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट की फैक्ट स्टेटमेंट, CNC की कॉपी हो जाएगी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो जाएगा, अंडरटेकिंग फर्स्ट टाइम होम ओनर हो गया, और ये प्रूफ ऑफ अलॉटमेंट। यहाँ तक तो मैं बड़ी डिटेल के साथ ऊपर आपको सब कुछ बता चुका हूँ, तो ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ तक सेम है। आगे आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर सैलरी था तो सैलरी स्लिप वगैरह चाहिए थी। यहाँ पर अब क्या चाहिए, यहाँ पर है जी प्रूफ ऑफ बिजनेस स्टेटिंग ओनरशिप एंड द लेंथ ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर को आपने बिजनेस का ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जो कि आपकी ओनरशिप को साबित करे कि आप वाकई इसके मालिक हैं, और आपकी लेंथ ऑफ बिजनेस, तो आपको कितना अरसा हो गया है इस कारोबार को करते हुए, जो इस चीज़ को यहाँ पे वाजे करे। तो इसके अंदर आपकी पार्टनरशिप डीड हो सकती है। पार्टनरशिप डीड होती है तो उसके अंदर एक डेट मेंशन होती है, जब उसको आप उसको रजिस्टर्ड कराते हैं, फॉर्म C वगैरह लेते हैं, तो उसके ऊपर एक रजिस्टर्ड डेट होती है कि उस डेट से ये पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया, तो वो आपकी यानी कि लेंथ ऑफ बिजनेस जो है वो आपका बता सकती है, और आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी ओनरशिप भी बता देती है। इसके अलावा बैंक सर्टिफिकेट फॉर द सोल प्रोप्राइटर एंड द पार्टनरशिप्स।
आप जो बैंक सर्टिफिकेट देते हैं, जिसको कि अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उसके अंदर भी मेंशन होता है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है। जैसा कि ABC ट्रेडर का अकाउंट चल रहा है, सपोज कर रहे हैं, मैं कोई यहाँ पे नाम नहीं लेता, तो ABC ट्रेडर्स का अकाउंट है। अब ABC ट्रेडर अकेला बिजनेस है, यानी इसका कोई अकेला मालिक है या एक से ज्यादा मालिक है। एक से ज्यादा होंगे तो जाहिर बात है पार्टनरशिप होगी, और अगर अकेला होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी। तो उसके अंदर क्या होता है कि बैंक मेंशन करता है कि भाई ABC ट्रेडर का जो अकाउंट है वो हमारे पास फलां डेट से रन हो रहा है, और मिस्टर फलां फलां जो है, जिनका शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, इसके सोल ओनर हैं, तो ये सोल प्रोप्राइटर हो जाता है। अगर वो पार्टनरशिप है तो वो उसको बता देता है कि ये पार्टनरशिप अकाउंट है, उसके अंदर फलां 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 साहब इतने इतने % के पार्टनर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका NTN सर्टिफिकेट भी आपकी लेंथ ऑफ सर्विस बता देता है। जब कि आपके NTN के ऊपर एक रजिस्टर्ड डेट आ रही होती है कि रजिस्ट्रेशन की आपकी फर्स्ट टाइम NTN कब अप्लाई किया था, तो उस डेट से बैंक आपकी लेंथ ऑफ बिजनेस काउंट कर लेता है, और नीचे जो बिजनेस आपने ऐड किया होता है NTN के अंदर, वो आपके बिजनेस का नेम होता है। तो दोनों चीजें आपकी उसमें आ जाती हैं। यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट ऑफ द ऑफिस, यहाँ तो आपने जो दुकान वगैरह लगाई है, जो बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, उसका वो आपने एग्रीमेंट किया होता है, जिसके अंदर आप मेंशन करते हैं कि जी आज से फलां डेट से मैंने ये बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, और कोई भी एक रेंट एग्रीमेंट लिख लेते हैं, तो उसके अंदर भी मेंशन हो जाता है। प्रोफेशनल डिग्री, अगर आपकी डिप्लोमा या कोई वैलिड मेंबरशिप एप्लीकेबल, अब इसके अंदर क्या आ जाते हैं जी, जैसे कि कोई डॉक्टर है तो उसका वो PMDC सर्टिफिकेट होता है, या कोई डिप्लोमा होल्डर्स वगैरह होते हैं, कोई यानी कि होम्योपैथिक के डॉक्टर होते हैं, उनके डिप्लोमास वगैरह डिफरेंट होते हैं, उनकी डिग्रियां होती हैं। तो जो उनकी डिग्री या उसके ऊपर एक लिखा होता है जो डेट होती है ना, उस डेट से यानी कि आप डॉक्टर बन चुके हैं, या उस डेट से आप इंजीनियर बन चुके हैं और अपना प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, तो वो जो आपके प्रोफेशनल डिग्री होती है उसके ऊपर जो डेट होती है, उस डेट से भी आपका लेंथ ऑफ बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है। एनी अदर वैलिड एक्सेप्टेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट वेरीफाइएबल फ्रॉम द अथॉरिटी, यानी कि कोई भी और भी ऐसे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जो कि बैंक वेरीफाई करना चाहे तो वो वेरीफाई हो सके, और ताकि आपकी जो लेंथ ऑफ सर्विस और ओनरशिप ऑफ द बिजनेस जो है वो साबित हो सके। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। तो इसमें ज्यादातर तो NTN सर्टिफिकेट और बैंक सर्टिफिकेट, ये दोनों चीजें बैंक लेते हैं, तो यही बहुत है। आगे चलते हैं, तो आगे आया था जी इनकम असेसमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। अब आपकी इनकम कैसे बैंक असेस करेगा? सैलरीड क्लास में तो सैलरी स्लिप होती है, तो बिजनेसमैन की तो कोई ऐसी चीज नहीं होती। तो वहां पर आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट बैंक लेगा। तो आपकी जो 6 महीने की स्टेटमेंट है, बैंक उससे आपकी इनकम असेस करेगा कि भाई आपकी इनकम कैसे है। अब यहां पर बैंक इनकम कैसे असेस करते हैं? अक्सर लोग ये कहते हैं जी ये देखें जी ये मेरी स्टेटमेंट है, देखें इसके अंदर मैंने 3 करोड़ की या 4 करोड़ की ट्रांजैक्शन की हुई है पिछले 6 महीने में, लेकिन उनका एंड बैलेंस सिर्फ 10,000, 5,000, 6,000, 15,000 रहता है। तो अंडरस्टैंड करें कि ट्रांजैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आपका आखिरी बैलेंस जो होता है, जो डे एंड बैलेंस जिसको कहते हैं, वो मेंटेन आप नहीं करेंगे। वो जो एवरेज बैलेंस आप जो बैंक के अंदर मेंटेन करते हैं, बेसिकली बैंक उसको ही आपकी इनकम ट्रीट करता है। तो आपने कोशिश करनी है कि बैंक के अंदर अपना जितना ज्यादा बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं शाम तक वो कर लिया करें, ताकि आपकी एक अच्छी स्टेटमेंट मेंटेन हो। आप ये हाउस लोन लें, आप कार लें, आप कुछ और जो कोई बिजनेस लोन लेना चाहें, तो उन सब का दारोमदार ट्रांजैक्शन पर तो होता ही है, लेकिन उसके साथ आपके एवरेज बैलेंस के ऊपर भी होता है। और ये चीज याद रखनी है कि ये दोनों डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई करा कर देने हैं, यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस लेटर एंड 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। नीचे फिर वही नोट्स हैं कि 60 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट विद द स्टैंप वगैरह बैंक की रिक्वायर्ड है, वो लाजमी होनी चाहिए। अब नीचे ये तो बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल यहाँ पे कंप्लीट हो गए, आप दरखास्त अपनी दे सकते हैं। अब आ जाते हैं जी इनफॉर्मल सेल्फ एम्प्लॉयड, जो ऐसे सेक्टर हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसा कि कोई फ्रीलांसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई छोटा मोटा खोखा लगा के बैठा है, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं चला रहा। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनका कोई ऐसा कि प्रूफ वगैरह नहीं है, जो ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, तो उसमें से वो कुछ ना कुछ तो उनके पास होगा, वो मैंडेटरी हो जाता है, वो लाजमी आप देंगे। तो उसके साथ साथ जैसा कि NTN भी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट आपकी वैसे नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपने, जैसा कि मुख्तलिफ यूनियंस होती हैं मुख्तलिफ इदारों की, जैसे कि मार्केट में आप चले जाते हैं तो डॉक्टर की यूनियंस होती हैं, आपके मेडिकल स्टोर की यूनियंस होती हैं, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वालों की यूनियन होती हैं, जिसको अंजुमन ताजरान भी मुख्तलिफ जुबानों में कहते हैं। तो आपने उस अंजुमन ताजरान के लेटर के ऊपर लिखवा देना है। उसके अंदर क्या होता है कि जी अंजुमन ताजरान का जो सदर होता है वो लिख देता है कि मिस्टर फलां जो है ये इस नाम से अपना कारोबार हमारी मार्केट में कर रहा है, और इसको इतना अरसा हो चुका हुआ है, इसका लेन देन वगैरह मार्केट में कैसा है, कुछ 2-4 लाइन इस तरह की लिख के ना वो उसके अंदर बता देते हैं। तो वो जो अंजुमन ताजरान का लेटर है, यूनियन का लेटर है, वो काबिल कबूल होता है, तो वो भी आप दे सकते हैं।
इसके अलावा आपने रेंट एग्रीमेंट की कोई कॉपी दे सकते हैं, शॉप वगैरह को रेंट एग्रीमेंट, जिससे लेंथ ऑफ आपकी बिजनेस भी मिल जाएगी। ठीक है, यूटिलिटी बिल्स की कॉपियां दे सकते हैं, टेलको बिल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट पेड बिल वगैरह जो होते थे नंबर पहले, कभी उनकी बातें होती हैं, वो अब आजकल तो है नहीं टेलको बिल्स। ठीक है, स्कूल फी चलान आप बच्चों के दे सकते हैं, कोई भी और वैलिड जो एक्सपेंस डॉक्यूमेंट है वो आप दे सकते हैं, जिससे कि बैंक आपकी असेसमेंट कर सके कि भाई आपके जो इनफ्लोज हैं और जो आउटफ्लोज हैं, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंसेस जो है, इसका नेट ऑफ क्या है और आपकी एक्सपेक्टेड इनकम क्या है। तो यहां पर भी मैं बताता चलूं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको भी बैंक ज्यादा अमाउंट में कर्जा नहीं दे रहे, उनको भी तकरीबन 25, 30, 35 लाख तक ही मिलेगा, इससे ज्यादा बैंक नहीं देगा। ये भी ज्यादा अमाउंट में आपको बता रहा हूं। ठीक हो गया। तो नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बताया कि सैलरीड क्लास में, बिजनेस क्लास में और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयड जो होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए हाउस लोन अप्लाई करने के लिए, जो कि वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम है। और एनआरपीज के लिए भी यही सेम डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला है दरखास्त देने का। तो वो को एप्लीकेंट बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर अपने किसी रिश्तेदार को, जिसके अंदर आपकी बहन, भाई, वालिद, बेटा, बेटी और बेगम हो सकते हैं। तो उनके साथ मिलकर आप दरखास्त दे देंगे तो बैंक आपकी दरखास्त प्रोसेस कर लेगा। किसी भी तरह का कोई भी स्टाफ किसी भी बैंक के अंदर, कोई भी बैंक हो, वो आपको टाल मटोल करता है तो आप उस बैंक की हेल्पलाइन पर कंप्लेंट कर सकते हैं, मेज़ा। और उसके अलावा जो है आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसकी सुनवाई ऐप के ऊपर जाकर, या सुनवाई ऐसा कुछ पोर्टल है, उसके ऊपर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बैंक ज़रूर आपकी बात सुनेगा, आप सिर्फ बैंक को ही कंप्लेंट कर दें वो काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। अगर फिर भी कोई सवाल अगर आपका रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके तमाम सवालों के जवाब देता हूं। तो मेरी भी ये गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को जरूर दबा देना है। इस घंटी को दबाने से क्या होता है कि मेरी कोई भी वीडियो जब भी अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके लिए आसानी होगी, आपको किसी भी तरह के सर्च करने की जरूरत नहीं होगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।